कराची के ठग की चौथी किस्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। पिछली किस्त के आखिर में हकीम जी नवाब साहब को ठगने का मंसूबा बना रहे थे, तो चलिए आगे किस्सा शुरू करते हैं। उसके साथ टीन का एक गोल डब्बा भी खोल कर नवाब के करीब रख देता है। नवाब इस डब्बे में से जो चीज़ निकाल कर मेज़ पर ढेर करता है वो दफ्ती की पीली, हरी और लाल टिकलियाँ होती हैं, रुपए से कुछ बड़ी और गोल। मैनेजर हर रंग की टिकलियों की अलग अलग ढेरियां लगा देता है और नवाब कहता है खेल इन टिकलियों से होगा। पीली टिकली 10 रुपए की, हरी टिकली 100 रुपए की और लाल टिकली 500 रुपए की कीमत की है। इसी के मुताबिक रकम का हिसाब खेल के बाद कर लिया जाएगा। जितनी रकम से आप लोगों को खेलना हो उतनी रकम की टिकलियां लेकर अपने सामने रख लीजिए। इस पर 2-3 हज़ार की कीमत की टिकलियां मैं ले लेता हूं और मेरा नया एजेंट मेरे इशारे पर 7-8 हज़ार की कीमत की टिकलियां अपने सामने रख लेता है। खेल शुरू हो जाता है। पहले खेल में चाल 100 से शुरू होती है, दूसरे में 200 से, तीसरे खेल में 500 की चाल से शुरुआत होती है और चौथे में 1000 से। कोई हाथ नवाब जीतता है, कोई मैं और कोई मेरा नया एजेंट। पांचवें खेल में ऐसे पत्ते फंसते हैं कि इसी एक बाजी में मेरा नया एजेंट और मैं कंगाल हो जाते हैं। मुश्किल से कोई 700 की टिकलियां उसके पास बचती हैं और कोई 200 की मेरे पास। लेकिन ये सब मेरे हाथ की सफाई का करिश्मा होता है, इसलिए हम बिल्कुल परेशान नहीं होते। अलबत्ता नवाब हमारी इस हार पर बहुत खुश दिखाई देता है। छठी बाजी से एकदम खेल पलट जाता है। नवाब धड़ाधड़ हारने लगता है। देखते ही देखते हम ना सिर्फ अपनी हारी हुई टिकलियां जीत लेते हैं, बल्कि नवाब की अपनी टिकलियों का भी हमारे सामने ढेर लगने लग जाता है। अचानक नवाब घड़ी देखकर खेल खत्म होने का ऐलान करता है। टिकलियों का हिसाब किया जाता है तो आध घंटे के उलट फेर में नवाब 10,000 की रकम हार चुका होता है। वो अपने मैनेजर को रुपए देने का हुक्म देता है। मैनेजर लपक कर एक बैग उठाता है और उसमें से 10-10 और 100-100 के नोटों के बंधे हुए बंडल निकालकर मेज पर रखने लगता है। इसी लम्हे अचानक नवाब हमसे कहता है, दोस्तों रकम आपको मिल रही है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, खेल शुरू होने से पहले आप लोगों ने 10,000 की रकम की टिकलियां ली थीं। जुए के कानून के मुताबिक इसका ये मतलब था कि इतनी रकम आपके जेब में भी होगी। क्या आप मेहरबानी करके ये रकम दिखाएंगे? इस पर हम दोनों सटपटा कर अपनी जेबों से नोट निकालते हैं। दोनों की रकम 2,000 से ज़्यादा नहीं होती। मैं फौरन बात बनाते हुए बोल पड़ता हूँ, बात यह है नवाब साहब, हम लोग जल्दी में चले थे, जेबों में इतनी ही रकम थी, ये नहीं मालूम था कि इतना ऊंचा खेल हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा रकम साथ नहीं ला सके। कोई बात नहीं। नवाब बड़े अखलाक के साथ कहता है, आप कल तशरीफ़ लाएं, 10,000 की रकम दिखाकर अपनी जीत के 10,000 ले जाएं। वैसे आप कहें तो अभी दिलवा दूं, आखिर कोई एक दिन का तो मामला नहीं है। अब इंशाल्लाह आप लोगों से ज़िंदगी भर दोस्ती रहेगी। मैं जोश में आते हुए कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हम कल रकम दिखाकर ही हिसाब लेंगे। उसूल की बात उसूल से। हम भी कोई ऐसे गए गुजरे नहीं हैं। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अब हम चलते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बस भैया, हकीम जी ने कहा। उसके बाद हम वहाँ से चले आते हैं। हम सबको रह रह कर इस बात का अफसोस होता है कि हमारी जेबों में आज ही 10,000 क्यों ना हुए। सबसे ज़्यादा दुख मेरे नए एजेंट को होता है। उसे पूरा एतकाद हो जाता है कि नवाब सीधा सादा बल्कि बेवकूफ़ आदमी है। अगर दिखाने की रकम होती तो बैग में भरे हुए उसके सारे नोट जीते जा सकते थे। वो इसी यकीन की बिना पर दूसरे दिन किसी न किसी तरह 50-60 हज़ार की रकम लेकर मेरे पास आ जाता है। 10,000 के नोट उससे लेकर मैं अपनी जेब में डाल लेता हूँ और दोनों नवाब के यहाँ जा पहुँचते हैं। वो हमारे बैठते ही मैनेजर को इशारा करता है और हमारी जीत के 10,000 रुपये हमारे सामने आ जाते हैं। फिर हम दोनों अपनी अपनी जेबों से रकम निकाल कर नवाब को दिखाते हैं और खेल शुरू करने का शौक़ जाहिर करते हैं। नवाब फौरन राज़ी हो जाता है। इस मर्तबा हम तय करते हैं कि खेल टिकलियों के बजाय नोटों से होगा,
चुनाचे हम दोनों अपनी अपनी रकम सामने मेज पर रखते हैं। नवाब का मैनेजर उसका नोटों वाला बैग लाकर उसके करीब रख देता है। वो उसमें से 10-10 के नोटों की बंधी हुई बहुत सी गड्डियां निकालकर मेज पर लगा देता है। ये गड्डियां 1, 2, 5 और 10,000 की रकमों की होती हैं। कोई 1 लाख रुपए के नोट निकालकर नवाब बैग को बंद कर देता है। बैग अब भी आधे से ज्यादा भरा नजर आता है। इस पर हम दोनों की आंखें चमक उठती हैं और खेल शुरू हो जाता है। मगर शर्त यह होती है कि हारने के बाद खेल में कोई किसी से उधार लेकर नहीं खेल सकता। पहले आध घंटे तक सब सबल सबल के खेलते हैं। चाल 500 से ऊंची नहीं जाने पाती, बाजी घूमती रहती है। दूसरे आध घंटे में खेल गर्म हो जाता है। चालें तेजी के साथ ऊंची होने लगती हैं और 5,000 तक जा पहुंचती हैं। इस अरसे में मेरा हुनर रंग दिखाता है। हम दोनों मिलकर नवाब के 50-60 हजार रुपए जीत लेते हैं। दूसरा घंटा शुरू होते ही नवाब जोश में आ जाता है और 5-5 हजार की ब्लाइंड चालें चलना शुरू कर देता है। नवाब की बांटी हुई एक बाजी में ब्लाइंड चलते चलते जब मेरे सामने सिर्फ 10,000 बचते हैं तो मेरी चाल आती है और मेरे पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं रह जाता कि 10,000 की चाल चलूं या फिर 5,000 की ब्लाइंड चलूं। चाल चलने में मुसीबत यह होती है कि मेरे पास 2 बार चाल दोहराने या शो कराने की रकम नहीं बचती और पत्ते अभी तक किसी ने देखे नहीं हैं। लिहाजा मैं 5,000 का ब्लाइंड चलना ही मुनासिब समझता हूँ। मेरा साथी भी ब्लाइंड चल देता है और चाल नवाब पर आ जाती है तो वो एक लम्हा रुक कर पत्ते उठाता है और बिला हिचकिचाहट के उन्हें फेंक जाता है। हमारे कलेजे धक से रह जाते हैं। अब हमें आपस में ही लड़ना पड़ता है और चाल मुझ पर आ जाती है। अब अगर मैं पत्ते देखता हूं तो 10,000 लगाए बगैर शो नहीं हो सकता, इसलिए मैं मजबूरन बगैर पत्ते देखे 5,000 के नोट बोर्ड की तरफ खिसका देता हूं और अपने साथी से शो करने को कहता हूं। मेरे साथी के पत्ते बड़े निकलते हैं और वो जीत जाता है। अब मेरे साथी के सामने कोई लाख रुपए से ज्यादा के नोटों का ढेर लग चुका होता है, मगर तयशुदा शर्त के मुताबिक मैं खेल में हिस्सा नहीं ले सकता। मैदान में नवाब और मेरा साथी ही रह जाते हैं। मेरा हुनर मेरे साथी के किसी काम नहीं आता। नतीजा यह निकलता है कि खेल का रंग तेजी के साथ बदलने लगता है। नवाब जीतने लगता है और मेरा साथी जोश में आकर चालें चलने लगता है। मैं रुपए के बंदोबस्त करने का बहाना करके उठना चाहता हूं तो मेरा साथी मुझे इजाजत नहीं देता। खेल और ऊंचा हो जाता है और देखते ही देखते मेरा साथी आखिरी दांव में सब कुछ हार जाता है। गर्मा गर्मी में आकर मेरा साथी दूसरे दिन कुछ और रुपयों का बंदोबस्त कर लेता है तो उस दिन भी यही अंजाम होता है और बाहर आकर मैं हार का सबब उसी के जोश को ठहराता हूं और उसकी गलतियां गिनाते हुए उसको लानत मलामत करता हूं। हकीम जी इतना कहकर रुके तो मैंने बात का राज न समझते हुए कहा, इसका तो मतलब ये हुआ हकीम जी कि वो नवाब कोई आपसे ऊंचा उस्ताद होगा। हकीम जी ने एक भरपूर कहकहा लगाया और बोले, तुम भी बस ऐसा ही हो भैया, बात नहीं समझते। अरे वो नवाब साला कोई सचमुच का नवाब थोड़ी होता है। अपने साथी को काटने के लिए सारा ड्रामा मैं ही तैयार करता हूँ। जीत का आधा माल मेरा हिस्सा होता है, बाकी आधे में नवाब, उसका मैनेजर और मेरा पुराना एजेंट निपट लेते हैं। समझ गए? अच्छा अब समझा, मैंने खिफत की हंसी हंसते हुए कहा। चोट खाए हुए शिकार को आप दोबारा इस तरह लूटते हैं, वाकई कमाल है। और क्या, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। मेरी तारीफ पर वो फख्र करते हुए बोले, इसीलिए तो मैं अपने आप को 20वीं सदी का अमरो अय्यार कहता हूं। अच्छा एक काम और देखो। ये कहकर उन्होंने ताश की गड्डी में से बादशाह, बेगम और गुलाम 3 पत्ते निकाले और मुझे दिखाते हुए बोले, इनमें से किसी एक पत्ते का नाम लो। मैंने कहा बेगम। वो बोले, अच्छा अब इस बेगम पर नजर रखो, मैं तीनों उल्टे करके रख देता हूं। जो पत्ता तुम्हारी समझ में बेगम हो उस पर उंगली रख देना। ये कहकर उन्होंने एक हाथ की हथेली और उंगलियों में बादशाह और गुलाम को और दूसरे हाथ की उंगलियों में बेगम लेकर
ایک کے بعد ایک کر کے تینوں پتے الٹ کر فرش پر برابر برابر ڈال دیے۔ مجھے یقین تھا کہ بیگم بیچ میں تھی۔ اب انہوں نے میری طرف ایک نگاہ ڈالتے ہوئے بیچ کا پتا اٹھا کر دائیں طرف والے پتے کے آخر میں رکھ دیا اور بولے، بتاؤ بیگم کون سی ہے؟ میں نے دائیں طرف کے آخری پتے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ۔ بولے، ایسے نہیں، شرط لگاؤ۔ چلو جھوٹ موٹ کے 10 روپے ہو گئے، منظور؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا منظور۔ ہاں بھیا، واقعی بیگم ہے، تم جیت گئے۔ وہ پتا پلٹتے ہوئے بولے، اچھا ایک بار پھر۔ یہ کہہ کر انہوں نے دوبارہ دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر تینوں پتے فرش پر دائیں بائیں رکھنا شروع کر دیے۔ 3 بار یہ عمل کرنے کے بعد میری طرف گھورتے ہوئے انہوں نے کہا، اب بتاؤ۔ میں نے ایک پتے پر اعتماد کے ساتھ انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ۔ دراصل میں اس پتے پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ انہوں نے ہر بار اس کی پوزیشن بدلی تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ پتا میری نظر میں تھا۔ شرط لگاؤ۔ 20 روپے ہوئے؟ وہ بولے، بے شک۔ لیکن جو ہی انہوں نے پتا پلٹا، میں حیران رہ گیا۔ وہ بیگم کے بجائے غلام تھا۔ اس کے بعد مسلسل میں شرط ہارتا رہا۔ جس پتے پر انگلی رکھتا وہ یا تو بادشاہ نکلتا یا غلام۔ آخر میں جھنجھلا گیا۔ مجھے انتقاماً بے ایمانی کی سوجی۔ چپکے سے میں نے بیگم والے پتے کا ذرا سا کونا موڑ دیا۔ چنانچہ اس کے بعد جو ہی حکیم جی نے پتے پھیلا کر شرط لگائی، مڑے ہوئے کونے کی پہچان پر 100 روپے کا داؤں لگا کر میں نے پتا الٹ دیا۔ واقعی وہ بیگم تھی۔ دوسری بار پھر میں نے اس پتے پر انگلی رکھی اور 200 کی شرط جیت گیا۔ خیر شرطیں تو جھوٹ موٹ کی تھیں، لیکن اس بات کی مجھے واقعی خوشی ہو رہی تھی کہ ٹھگوں کے ایک تجربے کار استاد کو میں نے بڑی آسانی سے بے وقوف بنا دیا۔ یہ خیال بھی میرے دل میں پیدا ہو چلا تھا کہ اس طرح تو کوئی بھی ہوشیار آدمی ان لوٹنے والوں کو لوٹ سکتا ہے۔ تیسری بار جب حکیم جی نے پتوں کو دائیں بائیں دھرنے اٹھانے کے بعد ہاتھ روکا تو بے ساختہ میں نے کہہ دیا، حکیم جی اس کھیل میں آپ مجھ سے بڑے استاد نہیں ثابت ہوئے، میں پھر جیتوں گا۔ کوئی بات نہیں بھیا، کبھی شیر کو سوا شیر بھی مل جاتا ہے، چلو داؤں لگاؤ۔ میں نے شوخی سے کہا، 500 کا لگاؤں؟ تمہاری مرضی، 5000 کا لگاؤ۔ ان کی نگاہوں میں ایک طنز تھا۔ اچھا تو چلیے 5000 اور بڑھاؤں؟ پتے کے کونے پر نظر ڈالتے ہوئے میں نے فخر سے کہا۔ 10,000 حکیم جی چیلنج دیتے ہوئے بولے۔ 20,000 میں نے روب سے کہا۔ 1,00,000 وہ پھر للکارے۔ 10,00,000 میں جوش میں پکارا۔ آدھی دنیا! وہ فرش پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے۔ نہیں، ساری دنیا! میں نے سینہ ٹھوکتے ہوئے کہا۔ اچھا اٹھاؤ پتا، انہوں نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ میں نے ایک لمحہ رک کر تینوں پتوں پر نگاہ ڈالی، پھر بڑے اعتماد کے ساتھ مڑے ہوئے کونے والے پتے کو اٹھا کر زور سے فرش پر پٹک دیا۔ حکیم جی کا ایک زوردار قہقہا فضا میں گونج گیا اور میں بدھو کی طرح فرش پر پڑے ہوئے پتے کو دیکھنے لگا۔ جس پتے پر میں نے بڑی اعتماد کے ساتھ ساری دنیا کی بازی لگا چکا تھا، اس کا کونا بے شک مڑا ہوا تھا، مگر وہ بیگم کے بجائے غلام تھا، چڑی کا غلام۔ ہکا بکا ہو کر میں حکیم جی کی طرف دیکھنے لگا۔ مان میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ کہیں انہوں نے بیگم ہی ان پتوں سے غائب نہ کر دی ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں نے سامنے پڑے ہوئے باقی دونوں پتے ایک ایک کر کے پلٹ دیے۔ بیگم موجود تھی۔ کمال کر دیا حکیم جی، یہ تو بڑا خطرناک کھیل ہے، میں نے ان کی استادی تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ چوتھی قسط یہاں ختم کرتے ہیں۔ ابھی آگے بہت سے ٹھگی اور ٹھگنے کے مزے کے قصے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ آپ کو عقلی قسطیں بھی ملتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔